एक समकालीन भारतीय इतिहासकार है जिन्होंने मुगल सम्राट के शासन की राजनीति और सैन्य घटनाओं के बारे में एक विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। लोगों की आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन उनके डच और अंग्रेजी रिकॉर्ड में बहुत ही कीमती जानकारी मिली है। सूरत से ईस्ट इंडिया कंपनी के पत्र उनके मुखियाओं को और उनके सेवकों को मुख्य रूप से उनकी सेवाओं के कारणों को मुख्य रूप से उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समर्पित होने के कारण उनके लिए शहर के व्यापार का पता लगाना महत्वपूर्ण था। इन यूरोपीय यात्री के अलावा जिन्होंने 17वीं सदी में भारत देश के अन्य हिस्सों का दौरा किया, वो चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने लोगों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति का प्रत्यक्ष लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वे विशेष भिन्न भिन्न विदेश से आए थे। उनमें से प्रमुख थे टेरी, सन 1615 से 1625 सर थॉमस रो के दूतावास के कप्तान, पिएट्रो डेल वाले मेडेल्सो जर्मन यात्री जो 25 अप्रैल 1668 भारत पहुंचे, फ्रेंच चिकित्सक बर्नियर, वो 1659 से 1666 भारत में रहे। उनके समकालीन फ्रांसीसी यात्री सन 1641 से 1668 तक भारत में रहे। फ्रांसीसी यात्री जीन डी थेवेनोट सूरत पहुंचे 10 जनवरी 1666, तकरीबन 1 साल रहे। और इटाली यात्री डॉक्टर क्रेमली कहारी, इन यात्री के ऊपर पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले यात्री, सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर जॉन फ्रायर, सूरत में अंग्रेजी कारखाने के सर्जक, और ओविंगटन ने सूरत का एक उत्कृष्ट विवरण दिया है। कुछ फारसी स्रोत भी उस पर प्रकाश डालते हैं, जैसे अब्दुल फजल की आयन अकबरी, अली मोहम्मद खान की मीरात अहमदी और सैयद नवाब अली के संपादित इस अवधि के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। फारसी स्रोतों में मुगल की जिम्मेदारी लेने के प्रयास के बारे में अतिरिक्त जानकारी है। मक्का, जहाज आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोपीय कंपनियां की थी। 1514 में पुर्तगाली प्रवासी ने सूरत शहर को व्यापार में सभी वर्गों में बड़े व्यापार का शहर और अपनी डायरी में सूरत को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया है। राजा को राजस्व देने वाला मलाबार जैसे बंदरगाह से सूरत शहर काफ़ी जहाज आते थे। सूरत शहर जमीन से लगभग 10 मील और समुद्र से पानी से लगभग 15 मील दूर है। यह 17वीं सदी के दूसरे चौमाहे के दौरान अंतर्देशीय और दोनों तरह के व्यापार के रूप में एक एम्पोरियम की तरह कार्यरत था और मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 17वीं सदी में सूरत शहर का आकार बहुत बड़ा था। ओविंगटन कहते हैं कि इसकी परिध उपनगरों के साथ 2-3 अंग्रेजी मील के बीच थी, जो अपनी स्थिति में अर्धवर्तुल और अर्धचंद्राकार के रूप में झुकी हुई है। घुमावदार होने के कारण नदी का आधा भाग इससे जुड़ा है। नगर में प्रवेश के कई द्वार थे। 3 मुख्य थे। एक कैम्बे और अहमदाबाद की ओर जाता था, दूसरा बुरहानपुर और नवसारी की ओर जाता था और प्रत्येक पे एक संतरी तैनात था, जो शहर में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पे नजर रखते थे। सूरत में साधारण और शानदार दोनों तरह की इमारतें थी। 17वीं सदी में आने वाले यूरोपीय यात्री के अनुसार सूरत के निवासियों के घर उनके धन के अनुपात में नहीं थे, क्योंकि उनको अपनी संपत्ति धन छुपाना था। यहाँ तक कि अमीर लोगों के घर भी शानदार नहीं थे। सूरत सरकार के सहित बंदर को मिला के 31 महल थे और वो सब गवर्नर के अधीन थे। सूरत के साहत के स्थान के बारे में फिंच की टिप्पणी है कि सूरत शहर के कई मेला व्यापारियों के घरों में भूमि के भीतर 20 मील की दूरी पर खड़े एक निष्पक्ष नदी विकसित है, जहाँ जहाज का व्यापार और उतराई का काम होता है, जहाँ एक वसंत ज्वार में 3/3 पानी होता है। उस वक्त सूरत में विदेशियों की संख्या भी काफ़ी थी। यूरोपियन के अलावा अरब, अर्मेनियन, फारसी, टर्की और यहूदी भी थे। सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2 लाख तक जनसंख्या होने का अंदेशा है। जनवरी से अप्रैल के महीने में सूरत के बंदरगाह पे जहाज़ों की संख्या बढ़ जाती थी और सूरत की जनसंख्या भी बढ़ जाती थी। आबादी में प्राथमिक व्यापारी, कारीगर, बुनकर और कृषक शामिल थे, जिन्हें विदेशियों के अलावा मुख्य 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: हिंदू, मुस्लिम और पारसी। सूरत में हिंदू बहुमुख्य थे। वो व्यापार और अन्य कार्यों में लगे हुए थे और प्रशासन से भी जुड़े हुए थे। और राजस्व विभागों में बंदरगाह के लिए सराहना की जाती थी और गणितीय और वाणिज्य का गणन आवश्यक था। अर्थात लेखकर के रूप में तक्सल में सोने और चांदी की शुद्धता की जांच के लिए उनमें से कुछ श्रॉफ और दलाल थे। हिंदुओं में बनिए सबसे प्रसिद्ध थे और वो पेशे से व्यापारी थे। उसमें बहुत बड़े व्यापारी थे वीरजी वोहरा, और वो सूरत में सबसे बड़े हिंदू व्यापारी थे, जिनकी संपत्ति 1664 में शिवाजी के हमले के दौरान लूटी गई थी और जिसे अंतिम प्रकाश मिलियन रुपये काम करने में लगाया गया था। मुसलमान आमतौर पे प्रशासन में थे
और सेना के साथ साथ नागरिक भी उच्च वर्गों के समान और विश्वास के पदों पर नियुक्त किया गया था। उदाहरण के लिए कुछ मुसलमान सूरत में व्यापार में लगे हुए थे। हाजी जहीद बेग और हाजी कासिम अमीर व्यापारी थे। 1664 में शिवाजी द्वारा उनकी संपत्ति लूटी गई थी। अमीर और मेहनती लोग थे। वो व्यापार, शिल्प और श्रम के काम में सक्रिय थे। अधिकांश पारसी बुनकर के रूप में काम करते थे और वे करघे पे प्रमुख व्यक्ति थे। और सूरत में अधिकांश रेशम और सामान उनके हाथों से ही बनाया जाता था। वे सूरत में अंग्रेजी कारखानाओं में सामान की आपूर्ति करते थे। विदेशियों में विशेष रूप से फ्रेंच, अंग्रेज और डच का उल्लेख किया गया है। सूरत में उनके कारखाने मुगल बादशाहों के फरमान के तहत स्थापित किए गए। टॉमेली द्वारा सूरत को एक बंदरगाह के रूप में वर्णित किया गया था। इच इवानस्टैंग के अनुसार माल को तापी नदी के द्वारा छोटी नावों में बैलगाड़ी पे सूरत से या सूरत में माल लाया जाता था। मिर्जा के मुस्लिम परिवार द्वारा शासित था। 1573 में सम्राट अकबर ने उस पर कब्जा कर लिया सूरत को जीतने के लिए। मिर्जाओं ने युद्ध के बदले पोर्टुगीजियों को कुछ जगह देने की पेशकश की। सूरत पहुंचे, लेकिन पोर्तुगालियों ने उनके सामने लड़ना छोड़ दिया और एक राजदूत का रुख किया। मुगल सेना ने सूरत पे अधिकार कर लिया और अकबर के समय में सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सीमा शुल्क और अन्य बकाया से उसका राजस्व 4 लाख रुपये था। एक बंदरगाह के रूप में उसके महत्व के कारण सम्राट ने एक मुसद्दी या राजस्व नियुक्त किया। गुजरात में 17वीं शताब्दी के मोड़ पर मुगल प्रशासन का व्यापार और वाणिज्य का कर अन्य सूबों से गुजरात का काफ़ी अधिक था। शिरीन मुंशी द्वारा अपेक्षा की गई है कि गुजरात का कुल अनुपात राजस्व का 16.64% व्यापार और वाणिज्य से आया है। इसमें सूरत का योगदान 29.75% था। सूरत मध्य भारत और दक्कन से माल के आदान प्रदान के लिए एक सुविधाजनक स्थान था। कश्मीर, लाहौर, आगरा और दक्षिण भारत का माल भी सूरत से ही गुजरता था। चीन और यूरोप भी माल सूरत से ही आता जाता था। कैप ऑफ गुड होप से लेके चीन तक सारी औरतें और आदमी गुजरात में बने हुए सामान से ही ढके हुई थी और उसका ज़्यादातर हिस्सा सूरत से होकर ही जाता था। यूरोपीय, पुर्तगाली या अंग्रेज ने सूरत में कारखाना की स्थापना की। इसी वजह से सूरत का महत्व बढ़ने लगा। 1674 में जॉन फ्रायर ने सूरत का दौरा किया और उन्होंने सूरत को विदेशी व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पाया। अंग्रेजों ने 1612 में सूरत में अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया। पोर्तुगालियों ने काफ़ी अड़चनें लगाई। उनको अंग्रेजों का आना पसंद नहीं था। 1608 में कप्तान हॉकिंस सूरत पहुंचे, लेकिन उन्हें सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति नहीं दी गई। हालांकि गुजरात के वायसरॉय ने व्यक्तिगत अनुमति दी थी, लेकिन जब उन्हें माल उतारना था तब उन्हें भारतीयों का उग्र विरोध का सामना करना पड़ा था। पोर्तुगालियों ने उकसाया था। हॉकिंस सम्राट को मिलने के लिए जब आगरा जा रहे थे तब उनकी योजना विफल कर दी गई थी। सन 1611 में हेनरी मिल्टन के पास बलपूर्वक मिलने के अलावा और कोई चारा न था। उसमें अंग्रेजों की जीत हुई। जीत ने अंग्रेजी प्रतिष्ठा को स्थानिक में बहुत बढ़ा दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नेदरलैंड ने भी अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सूरत में फ्रांसीसी कारखाना वर्ष 1668 में स्थापित किया गया। अंग्रेज और डच ने क्रमशः 1612 और 1618 में कारखाने की स्थापना की, लेकिन 1664 में फ्रांसीसियों ने कोपेगनी डैश इंडस ओरिएंटल की स्थापना से बहुत पहले ही भारत में रुचि ले ली थी। भारत और फ्रांसीसियों के बीच संपर्क 3 वर्गों के लोगों के द्वारा हुआ, जिनमें पहला वर्ग था मिशनरी, जीन दी थेवेनॉट, फ्रैंकोसी बर्नियर, जीन बेस्टी टेवेनियर और अन्य जैसे यात्रियों ने भारत की स्थिति के बारे में लिखा। मिशनरियों ने स्थानिक और देसी पदाधिकारियों से संपर्क किया और अपने देशवासियों को भारत के बारे में जानने का लाभ दिया। देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में और भारत में अपूर्व व्यापार और वाणिज्य की संभावना के बारे में बताया। इस प्रकार फ्रांस में भारत के कीमती सामानों में डच, अंग्रेज और यूरोप के व्यापार को साझा करने की अधीर इच्छा बढ़ गई थी। बीबर और ला बोले व्यापार करने के विशेष अधिकार के लिए सूरत से दिल्ली मुगल दरबार तक गए। मुगल दरबार में उनका स्वागत किया गया। औरंगजेब को लुई 15 का एक व्यक्तिगत पत्र भेंट किया गया। सम्राट ने 11 अगस्त 1666 में फ्रांसीसियों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। कैरन, जिन्हें पूर्वी व्यापार का ज्ञान था, उन्होंने 22 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए और 1668 से फ्रांस से शुरू हुई। मेडागास्कर से गुजरते हुए कोची में संपर्क हुई। वे सूरत पहुंचे और 1668 की शुरुआत में सबसे पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। इस तरह अंग्रेज, डच, फ्रेंच ने क्रमशः 1663, 1616 और 1668 में
कारखाने स्थापित किए। अंग्रेजों के लिए सूरत वाणिज्य बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग था। सूरत के व्यापार के बारे में लिखा कई गुना है। लोहा, तांबा, फिटकड़ी, हीरा, माणिक, रॉक क्रिस्टल, सुलेमानी और कर्निलियम का व्यापार होता था। मुख्य निर्यात सूती और रेशमी कपड़े थे। सूरत से जाने वाले भारत के गेहूं विश्व में सबसे सर्वोत्तम माने जाते थे। निर्यात में प्रमुख स्थान पाया। निर्यात की जाने वाली कृषि उपज में मटर, दाल और फलियां शामिल थी। साबुन, चीनी, मोम और अफीम का निर्यात भी होता था। सूरत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु सूती वस्त्र था। साधारण सूती कपड़े देश में बाफ्ता के रूप में जाने जाते थे। सूती वस्त्रों के अलावा सूती धागों का भी निर्यात किया जाता था। अंग्रेजी और डच कंपनियों द्वारा यूरोप को बड़ी मात्रा में कटा हुआ कपास निर्यात किया जाता था, लेकिन वहाँ केवल घटिया क्वालिटी की मांग थी। मोमबत्ती की बत्ती बनाने के लिए, स्टॉकिंग बनाने के लिए, रेशमी सामान के जाले में इत्र मिक्सिंग के लिए यूरोप में बेहतरीन गुणवत्ता का कोई उपयोग नहीं था। किसी भी देश का विदेश व्यापार लोगों के आर्थिक गतिविधियों का बहुत अच्छा दर्पण होता है। 17वीं शताब्दी में हमारे आयात का स्वरूप आज के स्वरूप से भिन्न था। आयात के रूप में मुख्य वस्तु सोना और चांदी थी। विलासिता के लिए कुछ लेख थे और अमीरों के लिए कुछ फैंसी सामान था। अंग्रेजों को सूरत में भारत में सामान खरीदने के लिए सोना इंग्लैंड से निर्यात करना पड़ता था। दूसरी तरफ डच ने सूरत को काली मिर्च और मसालों की आपूर्ति की और सूरत में कैलों की, और उन्होंने अन्य वस्तु को खरीदा। उन्हें इसी तरह से सूरत को बुलियन निर्यात नहीं करना पड़ा अंग्रेजों की तरफ से। तांबा सूरत में आयात करने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। धातु को एशिया में जापान और यूरोप में स्वीडन से डच और अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा सूरत लाया गया था। तांबे का उपयोग विविध था। इसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता था। सिक्का धातु के रूप में इसका मुख्य रूप से महत्व था। दाम, पैसा और डामरी तांबे के बने थे। उनके घरेलू बर्तन भी तांबे के थे। सूरत में तांबे की कीमत 18 रुपये से 22 रुपये प्रति किलो रही। अंग्रेजी कंपनियों ने अपना तांबा सूरत के अलग अलग व्यापारियों को अनुबंध के आधार पर बेचा। वर्ष 1669 में विरजी बोहरा और मिर्जो मौसम के साथ तांबे की पूरी मात्रा बेचने का अनुबंध किया, रुपये 22 प्रति किलो। इंग्लैंड में ब्रांड कपड़ा निर्यात किया गया था और उन कंपनी को बड़ी मात्रा में बॉन्ड क्लॉथ निर्यात करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए सूरत में कोई तैयार और लाभदायक बाजार नहीं था। सूरत अपने आप में भारत के कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था और इन्हीं कारणों से केंद्र में बिक्री के लिए बोर्ड क्लॉथ लगाने में कठिनाई देखी। उन्हें सूरत में अंग्रेजी बोर्ड क्लॉथ की कुछ उचित मांग नहीं मिली। 2 अप्रैल 1656 को सूरत में अंग्रेजी अध्यक्ष ने कंपनी को सूचना दी एक पत्र में। हाल ही में सूरत में आयात किया गया स्टॉक की महान गुणवत्ता के कारण, लेकिन सूरत में ब्रांडेड कपड़ों की कोई मांग नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कुछ कपड़े आगरा भेजने का इरादा किया। सूरत में आयात की जाने वाली अन्य वस्तु टीन, लोहा, एलम और मूंगा आदि भूमध्य सागरीय और हाथीदांत अफ्रीका के तट से। यह सामान सूरत के अलग अलग व्यापारियों को ठेके के रूप में बेचा जाता था। विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप गुजरात का सूबा मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। सूरत पूरे एशिया में रेशमी कपड़ों के लिए और जरबाब से फारस सोने के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ बड़ी संख्या में मोती लाए जाते थे फारस की खाड़ी से। सूरत में अन्य देशों से हीरे, माणिक, पोखराज और अन्य शानदार पत्थर सूरत में लाए जाते थे। उचित मूल्य में कर्नेलियम, निग्नस डैश भी सूरत में बेचे जाते थे। माल विदेशी वस्तु के लिए जाने जाने वाली राजधानी सूरत माल लाया जाता था। वे यूरोपियों, तुर्कों, अरबियों, फारसियों और अर्मेनियन को बड़ी मात्रा में बेचे जाते थे और वे लोग बड़ी दूर से यात्रा करके आते थे। सूरत का मुसोलिनीपट्टनम और बंगाल के साथ आर्थिक व्यापारिक संबंध था। बंगाल के माल में लाख और चीनी शामिल थे और उसको बड़े मार्जिन से बेचा जाता था। क्षेत्र के एक भंडार के रूप में अपने उदय के क्रम में सूरत ने लगभग हर प्रमुख और छोटे क्षेत्रीय व्यापार प्रणाली के साथ संबंध विकसित किया। सूरत ने दक्षिण पूर्व देशों के साथ भी व्यापार किया। हमारे इतिहास में व्यापार के इस पहलू को बहुत ही कम करके आंका गया है और इसके पतन को पूर्व निर्धारित किया गया है। इसीलिए लंबी यात्रा पश्चिमी एशिया की तुलना से कम थी, केवल बड़े संचालकों द्वारा ही की जाती थी। लेकिन ये गुजरात के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत के पूर्वी तट पर सूरत का मुसोलिनीपट्टनम के साथ एक मजबूत व्यापारिक संबंध था। इस लिंक के माध्यम से पश्चिमी भारतीय और पश्चिमी भारतीय सामान मुसोलिनीपट्टनम लाया जाता था। कोरोमंडल और बंगाल से भी सूरत माल लाया जाता था। 17वीं सदी सूरत के लिए समृद्धि का युग था। सूरत शहर की धन और समृद्धि में योगदान देने वाले 2 महान स्रोत थे। एक विदेशी व्यापार और दूसरा घरेलू निर्माण था।
नील, मसाला और कपड़ों जैसी वस्तुओं के लिए सूरत एक व्यापारिक एम्पोरियम था। यूरोप से आयातित कई महत्वपूर्ण सामान इसके बाजारों में बेचे जाते थे। यह पूरे यूरोप में अपने वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था और सदी की पहली तिमाही में अंग्रेजी सामान उसके बाजारों में बेचा जाता था। और सदी की पहली तिमाही में अंग्रेज और डच व्यापारियों के आगमन से इसका व्यावसायिक महत्व बहुत बढ़ गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान सूरत शहर को एक समृद्ध शहर और भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक शहर की तरह वर्णित किया गया था। ताप्ती में यूरोप और एशिया के देशों के व्यावसायिक जहाज़ों की भीड़ थी। यह अपनी समृद्ध आर्थिक स्थिति के कारण अनेक व्यापारिक समुदायों का घर भी था। चीन के व्यापार के लिए बनाए गए जहाज़ 100 से 500 टन के थे और वो जहाज़ों की समकालीन तुलना में बहुत ही बड़े थे। सूरत मुगल काल में प्रमुखता से उभरा। मुगल काल के पतन के साथ उसमें गिरावट आई। बम्बई के विकास के साथ सूरत के महत्व में गिरावट आई। व्यापारियों और जहाज निर्माताओं ने अपनी गतिविधि सूरत से बम्बई स्थानांतरित कर दी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।